तो आशा है कि सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए देखते हैं हम आज क्रिया क्रिया भाग 2 क्रिया भाग 2 चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है? क्रिया का चैप्टर नंबर 2 देखते हैं। सकर्मक हमने आकर्मक पढ़ लिया था, आज हम सकर्मक देखेंगे। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सकर्मक सकर्मक का मतलब होता है सक मतलब होता है साथ और कर्म का मतलब होता है कर्म, ठीक है? कर्मक का मतलब है कर्म। क्रिया जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्ता की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे चलिए देखिए, जैसे उदाहरण में आप देख लीजिए, राम रमन या राम पढ़ता है, ठीक है? सोहन लिखता है, सोहन खाना खा रहा है, राधा मूर्ति बना रही है, मोहिनी पानी पी रही है, बच्चा पुस्तक का लय में पढ़ता है, राम सेब खाता है, मोहिनी गाना गा रही है, गीता फूल तोड़ती है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये कौन सी हो गई? ये आपकी हो गई है सकर्मक। ये कौन सी हो गई? ये आपकी हो गई सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ठीक है? जिसमें जिसमें मेरे भाई, जिसमें प्रभाव कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, देख लीजिएगा मेरे दोस्तों। एकर्मक क्रिया एकर्मक क्रिया किस प्रकार की होती है? देख लीजिएगा। एकर्मक क्रिया जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक कर्म का बोध होता है उन्हें हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें सकर्मक क्रियाओं में से केवल एक कर्म का बोध होता है उसमें हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है? उदाहरण के लिए देख लीजिए, उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए जैसे रमन गेहूँ पिसाता है, सोहन झाड़ू लगाता है, अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया, हरीश ने अनार खाता है या खाया, ठीक है? और द्विकर्मक में क्रिया में क्या होता है देख लीजिएगा, इसकी परिभाषा देख लीजिए द्विकर्मक क्रिया की। जिन सकर्मक क्रियाओं में दो या कर्म का बोध होता है, यानी जहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होगी वहाँ पर सकर्मक क्रिया में दो कर्म का बोध होगा मेरे भाई, तब वहाँ पर सकर्मक दो कर्मक क्रिया होगी, ठीक है? सकर्मक अंत के अंतर्गत दो कर्मक क्रिया होगी। राधा ने श्याम को हिंदी में पढ़ाई, नहीं गलत पढ़ गया, सॉरी इसके लिए। राधा ने श्याम को हिंदी पढ़ाई, ठीक है? तो इसमें दो कर्म है, एक है राधा और एक है श्याम को हिंदी पढ़ाई, ठीक है? इसमें इसके पहचानने के लिए एक ये छोटी सी ट्रिक है, किसको कौन लगा करके क्या लगा करके पहचान की जा सकती है, ठीक है? दो कर्मक क्रिया में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। राधा ने श्याम को हिंदी पढ़ाई, किसको कौन लगा करके दो कर्मक क्रिया पहचानी जा सकती है, ठीक है? राम ने श्याम का राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, राम ने श्याम को क्या मारा? थप्पड़ मारा, ठीक है? तो इसमें क्या होगा? द्विकर्मक क्रिया होगी, एक राम ने एक श्याम ने, ठीक है? हमने मोहन को मकान खरीदा, हमने मोहन से मकान खरीदा, हमने मोहन से मकान खरीदा। राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, ठीक है? राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, जिसमें जैसे ब्राह्मण ये सजीव कर्म है, ठीक है? ये अप्रत्यक्ष कर्म है, और दान निर्जीव कर्म है, और ये प्रत्यक्ष कर्म है, ठीक है? समझ गए आप लोग? आगे बढ़िए। ऋषि ने कन्या को वचन दिया, ऋषि ने कन्या को वचन दिया, ऋषि ने कन्या को वचन दिया। इसमें कन्या किसको दिया? कन्या को दिया। क्या दिया? वचन दिया, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोग के आधार पर पढ़ लीजिएगा। प्रयोग के आधार पर क्रिया हमारी जो है, क्रिया हमारी कितने प्रकार की होती हैं? क्रिया 8 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की, 8 प्रकार की, ठीक है? 8 प्रकार की क्रिया कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की होती हैं। किस पर? प्रयोग के आधार पर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त क्रिया, प्रयोग के आधार पर पहले हमारी क्रिया है संयुक्त क्रिया। जब कोई क्रिया दो या क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह खाने लगा, वह पेड़ से कूद पड़ा, घंटी बज गई, माँ ने प्रसाद बांट दिया, मोहन सामान ले गया, वह हिंदी बोल सकता है, ये क्रिया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। अब इसमें क्रिया जो होती हैं उसके अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, यानी संयुक्त जो क्रिया होती है उसके 11 भेद होते हैं मेरे भाई। चलिए देखिए कौन कौन से होते हैं इसमें। जैसे आरंभ बोधक, इसमें क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है। वह बैठे बैठे सोने लगा, लक्ष्मण खेलने लगा। और समाप्ति बोधक, दूसरा हमारा समाप्ति बोधक, ये है सकर्मक जो है ये संयुक्त क्रिया के भेद है, ठीक है? इसमें क्रिया की समाप्ति का बोध होता है। छात्र कक्षा में
कक्षा में जा चुके हैं, राधा खा चुकी है। तीसरा हमारा है आवश्यक बोधक, जहाँ कार्य को संपन्न करने में अंतराल या अवकाश का बोध होता है। जैसे लक्ष्मण युद्ध को नहीं जीत पाया, माला सो ना पाई। ठीक है। अनुमति बोधक मेरे भाई अनुमत बोधक है, अनुमत बोधक ये चौथा है अनुमत बोधक। इसमें से कार्य किए जाने की अनुमति का बोध होता है, इससे कार्य किए जाने की अनुमति का बोध होता है। राधा को बोल दो, उसे जाने दो। ठीक है। और नित्य बोधक, इससे कार्य की निरंतरता का बोध होता है, मतलब लगातार का बोध होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे इसमें उदाहरण है, हवा चल रही है, नदी बह रही, यानी लगातार काम हो रहा है। ठीक है। और ये नित्यता का मतलब होता है लगातार मेरे भाई होता है। चलिए ठीक है। अगली देखिए ये आवश्यकता बोधक, इससे कार्य की आवश्यकता का बोध होता है, इससे कार्य की आवश्यकता का बोध होता है। आवश्यकता बोधक में मोहन इस काम को जरूर करना चाहिए, मुझे रविवार को भी विद्यालय जाना पड़ता है। ठीक है। चलिए ये दोस्तों आज की ये क्लास यहीं तक रहती है। आप लोग, आशा है कि आप सब लोग सीख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आप सभी लोग इससे नोट कर लीजिएगा और अपनी क्लास में रिवीजन करिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है। आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। ठीक है। और आशा करता हूँ कि सभी लोग ठीक और स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। ठीक है। और अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।